कि देखिए कितना भी एमसीक्यू कहीं से रट्टा मार लीजिए, एमसीक्यू देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चंस के आंसर नहीं पाते होंगे, तब तक आप हज़ार लाख एमसीक्यू पढ़ लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। आप ऑटोमेटिक कोई भी एमसीक्यू बना के देगा, आपको अगर आंसर पता है तो चाहे 20 चाहे 5 चाहे 4 ऑप्शन दे, उसमें से एक सही टिक मार लीजिएगा। तो मेरा एक ही मानना है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखे उसका आंसर पता लग जाए, ठीक है? कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो उसके लिए मैं कंटिन्यू वन लाइनर्स करा रहा हूँ, जहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है? बाकी ऑप्शन डाल देगा 4, तो उसमें से एक आप खोज लेंगे जब पता है तो। तो कुल मिला के मैं कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ, 89 नंबर का आज का वीडियो है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो भी एएनएम है, आपको पता है सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो उम्मीद है इसका एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर में या जनवरी 2026 में होने लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सामुदायिक निदान कम्युनिटी डायग्नोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी जो समुदाय में हम डायग्नोसिस करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना। हम समुदाय में घूमकर पता लगाते हैं, डायग्नोसिस इसीलिए करते हैं कि समुदाय में आखिर कौन सी बीमारी ज़्यादा है, उसका पता लगाते हैं समस्याओं को, ठीक है? हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 में कहा गया कि सभी के लिए स्वास्थ्य, यह किस स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया? तो ये डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया था 2000 ईस्वी में ही कि हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य, ठीक है? यह एक नारा था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएचसी में इक्विटी का अर्थ क्या होता है? इक्विटी बना है इक्वलिटी से, तो इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। तो प्राथमिक स्वास्थ्य में भी इक्विटी का अर्थ होता है कि सभी को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, यानी एक समान वितरण, यही इक्विटी कहलाता है। ओके। हेल्थ प्रमोशन का मुख्य आधार क्या है? हेल्थ प्रमोशन स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य वेश आधार क्या है? तो व्यवहार का परिवर्तन, बिहेवियर चेंज। हेल्थ प्रमोशन में बेस जो होता है, मुख्य आधार होता है, वो बिहेवियर चेंज होता है, व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है? जनसंख्या विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर होता है, जैसे जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है? कि जनसंख्या का अचानक से बूम कर जाना, हाई हो जाना, यही जनसंख्या विस्फोट होता है। तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य संकेत होता है हाई बर्थ रेट, यानी जहाँ भी जनसंख्या विस्फोट होगा वहाँ का जो मृत्यु दर होगा, जो डेथ रेट होगा, वह कम होगा और जन्म दर ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर होता है, उस स्तर पर आवश्यक दवाओं की संख्या कितनी होती है? तो पीएचसी के स्तर पर कुल 180 आवश्यक दवाएं होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे मैं बढ़ूँ। इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? इंसिडेंस क्या मापता है? तो बेसिकली इंसिडेंस जो होता है, यह नई बीमारियों के मामलों की दर को क्या करता है? इंगित करता है कि किसी एरिया में कितने नए मामले आए, यह इंसिडेंस बताता है नए मामलों को, ठीक है? नई बीमारी को। आगे है सब सेंटर की जनसंख्या का मानदंड समान क्षेत्र की क्या है? तो नॉर्मल क्षेत्र में आपको पता है 5000 के जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करेगा तो यही 3000 की जनसंख्या पर एक होता है। बात समझ गए? आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ का साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र SEARO में भारत का स्थान कौन सा है? यानी डब्ल्यूएचओ का जो साउथ ईस्ट के एशिया का जो देश है, जो साउथ ईस्ट में पड़ता है, इसमें साउथ ईस्ट में, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भारत का स्थान कौन सा है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ में तो पूरे विश्व का लगभग 196 देश जो है सम्मिलित है डब्ल्यूएचओ के अंदर। तो जो साउथ एशिया का रीजन है, जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, ये है ना, तो उसी प्रकार से हमारे पूरे एशिया में साउथ ईस्ट क्षेत्र का जो एशिया है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो सबसे बड़ा सदस्य देश भारत ही है। और साउथ ईस्ट एशिया का मुख्यालय कहाँ है डब्ल्यूएचओ का? वह अपने न्यू दिल्ली में है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि डब्ल्यूएचओ का साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो वो अपन पड़ता है न्यू दिल्ली में, ठीक है? डेली किसका माप है? तो डेली जो माप है यह फुल फॉर्म से ही बना है। डेली याद रखिएगा, डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी रोग भार,
ठीक है ना। यानी डेली का जो फुल फॉर्म है डिजेबिलिटी, डी फॉर डिजेबिलिटी यानी अपंगता, ए फॉर एडजस्टमेंट मतलब समायोजन, लाइफ जीवन, ईयर्स मतलब डेली मतलब कितने सालों तक व्यक्ति अपने जीवन से समायोजन बना पाता है, वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं डिजेबिलिटी हो। तो यही जो है बताता है डेली किसका माप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटिनेल सर्वाइलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। सेंटिनेल सर्वेलेंस का मुख्य उद्देश्य है रोग प्रवृत्ति यानी डिजीज ट्रेंड पर नज़र रखना। सर्विलांस का मतलब होता है नज़र रखना, नहीं कहता है उसका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया है, पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया है, मतलब उस पर उसके नंबर पर नज़र रखा गया है। तो सर्विलांस का मतलब होता है नज़र रखना, ठीक है। और सेंटिनेल का मतलब होता है रोग यानी रोग प्रवृत्ति पर नज़र रखना कि कौन से किस क्षेत्र में कौन से रोग का प्रकोप ज़्यादा है, इस पर नज़र रखना सेंटिनेंटल सर्वाइलेंस कहलाता है। ओके। अंडर 5 मोर्टालिटी का मुख्य निर्धारक कौन सा है, यानी जो प्रमुख 5 जो मोर्टालिटी है इसका मुख्य निर्धारक कुपोषण होता है। अंडर 5 यानी 5 साल से कम में जो मृत्यु होता है उसका मेन कारण माल न्यूट्रिशन होता है। 5 साल से कम में बच्चे में ज़्यादातर जो मृत्यु का कारण होता है कुपोषण ही बनता है। तो यही अंडर 5 मोर्टालिटी का मुख्य निर्धारक कुपोषण होता है। ओके। कोल्ड चेन में सबसे संवेदनशील वैक्सीन कौन सी है, तो कोल्ड चेन जो होता है उसमें सबसे संवेदनशील सबसे सेंसेटिव जो वैक्सीन है वह ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कोल्ड चेन में सबसे सेंसेटिव वैक्सीन कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के द्वारा दिया गया प्रकार, स्वास्थ्य का WHO द्वारा दिया गया प्रकार। तो WHO ने स्वास्थ्य के जो परिभाषा दिया उसमें इन्होंने बताया भाई स्वास्थ्य तभी हम मानेंगे जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण तरीका से कोई फिट होगा, वही स्वास्थ्य का पूर्ण जो है परिभाषा होगा, ठीक है। RCH प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च हुआ, तो आप सबको पता है RCH का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए अगर अभी तक देख रहे हैं तो। RCH 1997 में लॉन्च किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1985 में, ठीक है। कब हुआ, तो 1985 में। आगे बढ़ूँ तो कैप स्टडी किसके लिए की जाती है, कैप देखिए कैप स्टडी किसके लिए की जाती है, के फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, पी फॉर प्रैक्टिस, यानी नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस तीनों के आकलन के लिए कैप स्टडी जो है किया जाता है। तो कैप स्टडी पूछेगा तो नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस का असेसमेंट करने के लिए कैप स्टडी की जाती है। आगे मैं बढ़ूँ, भारत में NFS, ठीक है ना, भारत में NFHS 5 किस संस्था द्वारा संचालित है, तो भारत में NFHS 5 जो है यह IIPS मुंबई द्वारा संचालित है, ठीक है। अब आप लोग पढ़िए कि भाई NFHS क्या है, सर्च करके पढ़िए, नॉलेज लीजिए, सारा डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है, और वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते ही नहीं हैं। अटैक रूट किस प्रकार की बीमारी के लिए अत्यधिक उपयोगी है, तो जो अटैक रेट जो होता है यह एपिडेमिक बीमारियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से किस प्रकार के बीमारी के लिए अटैक रेट सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो वो एपिडेमिक रोग होता है। और एपिडेमिक को हम लोग पूरे हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, सारा पढ़ा चुके हैं। आगे है नवजात शिशु की प्रथम सांस में विलंब का मुख्य कारण क्या होता है, यानी बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद बच्चा नहीं रोया, इसका मतलब है कि बच्चा को सांस लेने में दिक्कत है। और अगर ये सांस लेने में विलंब हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, बर्थ एस्फेक्सिया। बर्थ एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि जन्म के समय श्वसन अवरोध होना। तो उसको अवरोध को कैसे चालू करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, सक्शन करते हैं, ठीक है ना, जिससे बच्चा को वायु मार्ग शुरू हो जाता है, बच्चा रोने लगता है तो श्वसन करने लगेगा, ठीक है। आगे है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है, सब लोग को पता है 6 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है। जन्म के समय समान श्वसन दर कितनी होती है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो रिस्पायरेशन रेट 40 से 60 होता है, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति में कितना होता है, 12 से 20 होता है। तो आप समझ लीजिए कि बच्चा में ज़्यादा होता है रिस्पायरेशन,
ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जिसे बाल मृत्यु दर कहते हैं, इसकी गणना किस आधार पर होती है? तो मान गए आपको अगर बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर निकालना हो तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर हम मृत्यु की संख्या निकालते हैं। जैसे जैसे अगर मान के 10 बच्चा का मृत्यु हो गया, 1000 बच्चा अगर जन्म लिया तो हम 10 बच्चा मृत्यु हो गया तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, इससे एक काट दीजिए, ठीक है ना। यानी 1% बच्चा जो है क्या कर रहा है, मृत्यु कर रहा है प्रति 1000 पर। तो आप समझ जाइए ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अपगार स्कोर कब लिया जाता है? सबको पता है, कई बार बता चुके हैं, जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट पर। जन्म के 1 वर्ष में वजन लगभग कितने गुना हो जाता है? ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो 2.5 से लेकर 3.5 केजी तक वजन होना चाहिए जन्म के समय, लेकिन इसके 3 गुना वजन बढ़ जाता है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो। ओके, आगे बढ़ता हूँ। विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? तो विटामिन ए की खुराक दी जाती है 9वें महीने पर मीजल्स वैक्सीन के साथ में, ठीक है, पता है आप लोगों को। कंगारू मदर केयर मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होता है? तो केएमसी मुख्य रूप से जो बच्चा कम वजन वाला है, जो प्री मैच्योर बेबी है, उसके लिए कंगारू मदर केयर उपयोगी होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सैम में MUAC का सीमा क्या है? देखिए, बच्चा सीवियर अगर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का है, जिसे हम लोग सैम बोलते हैं, तो जो इसमें MUAC की जो लिमिटेशन है, सीमा है, वह आपका 11.5 सेंटीमीटर से कम। ये क्या होता है? ये एक आपका जो भुजा होता है, जो आपका बाँह होता है ना, ऊपरी बाजू, उसका माप होता है। अगर बच्चा का जो माप है भुजा का, बाँह का, इतना से अगर कम हो जाता है तो वह सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आता है। जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाले टीके बता चुके हैं, BCG, OPV, हेपेटाइटिस, ये सब दिए जाते हैं 3 टीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट माइलस्टोन में सबसे पहले आने वाला माइलस्टोन कौन सा होता है? यानी विकास के चरण में बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद विकास वृद्धि होने लगता है, तो कहता है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन यानी विकास के चरण में पहला चरण किसका होता है विकास होने का? तो सोशल स्माइल होता है, बच्चा जहाँ पे सामाजिक चीज़ों को देखकर मुस्कुराना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में फ्लैग साइन किस बीमारी में मिलता है? तो जब बच्चा प्रोटीन एनर्जी से कुपोषित हो तो फ्लैग साइन क्वास्कियोर रोग में मिलता है, क्वास्कियोर में फ्लैग साइन। ORS का मुख्य घटक सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे NaCl बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड ORS का मुख्य घटक है। भारत में अंडर 5 क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत हो या कहीं भी हो, अंडर 5 क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य 5 साल से कम बच्चों की समग्र यानी संपूर्ण देखभाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो बर्थ वेट बेबी का LBW की परिभाषा क्या है? तो 2.5 केजी से कम वजन वाले जो भी बच्चा जन्म लेता है वो सब लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोनेंटल पीरियड की अवधि कितनी होती है? तो नियोनेंट नवजात जो बच्चा होता है वह 28 जन्म से 28 दिन तक के उम्र को नवजात कहते हैं। 1 साल तक की उम्र को इन्फेंट बोलते हैं, इसके याद रखिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को टोडलर बोलते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बूस्टर डोज ऑफ DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, इसका बूस्टर डोज कब दिया जाता है? तो 16 से 24 महीने और 5 से 6 वर्ष पर बूस्टर डोज 1, बूस्टर डोज 2 दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम किस समूह को लक्षित करता है? तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है ICDS, यह कार्यक्रम 0 से 6 वर्ष के बच्चे को व गर्भवती माताएं को लक्षित करता है, टारगेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर है, भारत में सबसे अधिक बाल मृत्यु का कारण क्या होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो बच्चे का मृत्यु का कारण होता है वह नियोनेंटल कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी नवजात में कुछ ऐसे जटिलताएं होते हैं जिससे मृत्यु का कारण बनता है।
कंप्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू की जाती है? तो कंप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक आहार, और पूरक आहार 6 महीने के उम्र पर शुरू की जाती है, ताकि बच्चे को उस समय वृद्धि विकास के लिए डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है? नियोनेंटल सेप्सिस का सबसे जल्दी दिखाई देने वाला क्लिनिकल लक्षण कौन-सा है? यानी नवजात में अगर कोई संक्रमण हो जाए, तो सबसे जल्दी दिखने वाला जो लक्षण होता है कौन-सा होता है? तो बच्चा पुअर फीडिंग, बच्चा जो है आपका जो स्तनपान कर रहा है वो छोड़ देगा, बच्चा लेथार्जी हो जाएगा, सुस्त होने लगेगा। तो यह नियोनेंटल सेप्सिस का नवजात में संक्रमण होने का सबसे आम लक्षण है। आगे है, नवजात में सबसे पहला रिफ्लेक्सेस कौन सा विकसित होता है? तो नवजात में सबसे पहला जो प्रतिवर्त विकसित होता है, डेवलप होता है, वह रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, जहाँ पे बच्चा अंगूठा को मुंह में रखकर चूसना शुरू करता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, रूटिंग वो नहीं होगा, वो सक्सिंग रिफ्लेक्स होगा, ठीक है ना? आगे है यहाँ पे क्वेश्चन, मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम मुख्य रूप से किस स्थिति में होता है? तो मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम जो होता है, यह फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा गर्भ में हो और गर्भ में कठिन अवस्था में हो, फीटल डिस्ट्रेस हो, तो मिकोनियम एस्पायरेशन होने लगता है, मिकोनियम बाहर निकलने लगता है गर्भ के अंदर ही। प्री टर्म शिशु में समय से पहले जन्मे बच्चे में हाइपोथर्मिया का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तापमान कमी होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? शरीर में वसा की कमी और अपरिपक्व त्वचा होना, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर है, नियोनेंटल सेप्सिस का सबसे विश्वसनीय प्रारंभिक संकेत क्या है? तो नियोनेंटल संक्रमण होने का, नवजात में संक्रमण होने का सबसे विश्वसनीय और सबसे प्राइमरी इंडेक्शन जो होता है, पुअर फीडिंग, ऊपर बता दिए हैं, बच्चा जहाँ पे आपका पोषण कम कर देता है। ब्रोंकाई देख लीजिए, ब्रोंकियोलाइटिस का सर्वाधिक समान कारण कौन सा वायरस है? तो ब्रोंकियोलाइटिस का समान कारण वाला वायरस आरएसवी वायरस होता है, रेस्पिरेटरी साइनसाइटल वायरस होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय सबसे तेज बढ़ने वाला विकास क्षेत्र कौन सा होता है? तो जन्म के समय सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे ज़्यादा विकास देखने वाला हेड सरकमफ्रेंस में होता है, सिर के परिधि में होता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न में हाइपोग्लाइसेमिया की सीमा क्या होती है? नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया की सीमा क्या होता है? यानी कब हाइपोग्लाइसेमिया संकेत देता है? जब 45 mg/dl से प्लाज्मा ग्लूकोज कम जाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया की सीमा आ जाती है। यहीं पे किसी व्यक्ति में 60 से कम हो जाता है, तो वह जो है क्या होता है, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में आ जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे बता ही दिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोथेरेपी का मुख्य तंत्र क्या है? तो फोटोथेरेपी का मुख्य तंत्र बिलुब्रिन को वाटर सोलुबल फोटो में बदलकर बाहर निकाल देना, ठीक है? ब्रेस्ट मिल्क में सबसे अधिक पाया जाने वाला आईजी कौन होता है? इम्यूनोग्लोबिन कब होता है? तो IgA होता है, पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वास्कियोर में एडिमा का मुख्य कारण क्या है? यानी क्वास्कियोर में बच्चा का शरीर में सूजन हो जाता है, इसका मुख्य कारण हाइपोएल्बुमिनिया होता है, यानी यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कमी हो जाता है बॉडी में, जिससे बॉडी सूजन हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईएम में किस सूचांक इंडेक्स का उपयोग एक्यूट माल न्यूट्रिशन पता करने के लिए किया जाता है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में वेट फॉर हाइट, यानी वजन, ठीक है ना? हाइट के लिए वजन, हाइट के हिसाब से वजन होना जरूरी होता है, और यह इंडेक्शन एक्यूट माल न्यूट्रिशन पता करने के लिए जरूरी होता है। आगे क्वेश्चन है, विटामिन ए डिफिशियंसी के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस दिखाई देता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर है, बच्चे में वूपिंग कफ में किस प्रकार की खांसी होती है? तो जो जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ, काली खांसी, यह प्रोक्सिमल कफ होता है, ठीक है ना? कौन सा खांसी होता है? प्रोक्सिमल कफ बनता है। कॉन्जिनेंटल हाइपोथायराइज्म का शुरुआती सबसे सामान्य संकेत क्या है? तो कॉन्जिनेंटल जन्मजात हाइपोथायराइज्म अगर बच्चा में हो, जन्म से ही अगर थायराइड की समस्या है, तो सामान्य संकेत क्या दिखेगा? प्रोलॉन्ग जॉन्डिस, लंबे समय तक जॉन्डिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASD आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट
में किस प्रकार का हृदय मरमर मिलता है? तो फिक्स स्प्लिट S2, ठीक है ना, फिक्स स्प्लिट S2 या ASD में हृदय मरमर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में डिहाइड्रेशन फीवर का मुख्य कारण क्या है? तो अपर्याप्त स्तनपान। अगर अपर्याप्त स्तनपान होगा, शरीर में पानी की कमी होगी, तो डिहाइड्रेशन फीवर का मुख्य कारण यही बनता है। आगे है 38 है, रिकेट्स में सबसे पहले कौन सा बायोकेमिकल परिवर्तन दिखाई देता है? तो रिकेट्स में सीरम फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती है। 39 क्वेश्चन है, 6 महीने के बच्चे का समान वजन जन्म के वजन का लगभग कितना होता है? तो जब बच्चा 6 महीना का होगा तो 2 गुना होगा जन्म के समय के वजन का, अगर साल भर का होगा तो 3 गुना होगा जन्म के समय के वजन का, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, अंडर 5 मोर्टालिटी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो नियोनेंटल मोर्टालिटी का। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी के लिए आज जो है लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को 2 बार देखिए, सारे ग्रुप में शेयर कीजिए कि एक अच्छा क्लास यहाँ भी चल रहा है, सब लोग आकर देखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।